जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इतिहास का परिचय। ठीक है बच्चों, इतिहास का परिचय यानी कि इतिहास। देखिए, इतिहास जो वर्ड है, इतिहास जो शब्द है, इतिहास, ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। इति जोड़ हास, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा हुआ होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा। तो हम इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। या एक और परिभाषा जानेंगे कि मानव जीवन में घटित विशेष घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, मानव जीवन में घटी विशेष घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, देखिए, इतिहास जो शब्द है, इतिहास जो शब्द है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड से। इतिहास किस वर्ड से लिया गया? ग्रीक वर्ड से, है ना। इतिहास के लेखक कौन हैं? तो इतिहास के लेखक एक यूनानी व्यक्ति जिसका नाम क्या है? हेरोडोटस, है ना, हेरोडोटस। तो इसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, हेरोडोटस को, इतिहास का पिता, इतिहास की जननी, है ना। इन्होंने जो पहली पुस्तक लिखा यानी कि हेरोडोटस की पुस्तक क्या था? हिस्टोरिका, है ना। क्या था? हिस्टोरिका था। यानी कि हेरोडोटस से लिखी गई सबसे पहली पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। इन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा? तो 500 ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका को किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा, है ना। इन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। और कब लिखा? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर ये बात आपको पूछ दिया जाए तो हिस्टोरिका किस विषय पर या किस टॉपिक पर लिखी गई है, तो हिस्टोरिका सबसे पहले हेरोडोटस ने भारत और फारस के संबंधों को लिखा है। चलिए ठीक है, ये जन्मिन एक आंकड़ा याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। इति जोड़ हास, अर्थात ऐसा कुछ हुआ होगा। या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। या मानव जीवन में घटित विशेष घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। लोग बातों बातों में कह जाते हैं कि आज जो बीत गया वो इतिहास है। नहीं, इस चीज़ों को इतिहास हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ विशेष घटनाएं जो बीते हुए कल में है और उस घटना से लोगों को कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, तो हम इतिहास, जैसे आप लोग पढ़े होंगे पूरा पाषाण के बारे में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं बीते हुए समय में। आज के लोगों को प्रामाणिकता, मतलब आज के लोगों को सिखाने का प्रयास करता है। भारत में आर्यों का आक्रमण, हर्यक वंश से लेकर के गुप्त वंश में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, है ना। मुगलों के काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो आज लोगों को कुछ सिखाने के लिए प्रेरणादायक होता है। तो ऐसी घटनाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे, है ना। अब चलते हम लोग इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा ये जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, इतिहास के कितने कालखंड हैं? ठीक, देखिए, चलो, इतिहास के 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। 3 कालखंडों में, ठीक। सबसे पहले हम कहेंगे तो प्राक
ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल सबसे पुराना इसे कहा जाता है। दूसरा में अगर हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, यानी आधा आदि, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्राक ऐतिहासिक काल को याद रखिए। प्राक नाम सुनने से लगता है का मतलब पुराना, याद रख लीजिए। क्षेत्रीय भाषा के लोग पुरनका कह देते हैं उसको, है ना। तो प्राक ऐतिहासिक काल को अगर हम मूल रूप से देखेंगे तो 4 भागों में से बांटा जाता है, बाकी अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्राक ऐतिहासिक काल, है ना। तो सबसे पहला एक जानते हैं इसमें कौन कौन सा है। जैसे इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, क्या, पूरा पाषाण काल। दूसरा में मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। तीसरा में नव पाषाण काल, है ना। और चौथे में ताम्र पाषाण काल, लो पाषाण काल भी कह सकते हैं नीचे में और आगे, लेकिन मुख्यतः 4 ही जानिए, और भी बता देंगे हम, बाकी नोट्स में तो मेरा दिया हुआ रहेगा, है ना। तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए बच्चों, प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब पुराना, है ना। और ये कुल मिलाकर अगर हम इसे कह लेंगे तो ये पूरा का पूरा पाषाण काल हो जाएगा, है ना। और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पत्थर, यानी पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, पत्थरों का युग कहेंगे। यानी कि इस समय मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाने सीख लिए थे, है ना, ये सारे के सारे। तो ये पूरा पाषाण काल के साथ है। पूरा पाषाण सबसे पुराना काल है, सबसे प्राचीन काल है ना। तो इस समय देखिए मनुष्य ने, इस समय में मनुष्य आखेट करते थे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, है ना। और शिकार के माध्यम से लोग अपना भोजन को प्राप्त करते थे, कंदमूल खाया करते थे, है ना, जानवरों का शिकार करते थे। तो मनुष्य कुल मिलाकर घुमंतु था पूरा पाषाण काल में। तो यहाँ के लोग आखेट करते थे और जानवरों को मार कर खाते थे, ऐसे इनकी जीवनी चलती थी। कंदमूल पेड़ पौधों को खाया करते थे। मनुष्य घुमंतु हुआ करता था। मनुष्य निर्वस्त्र रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, है ना, क्योंकि उस समय वस्त्र था ही नहीं, है ना। ऐसे जो अमूमन देख लेते हैं तो जानवरों के खाल वगैरह ये सारे लोग कुछ खास मौसम में पहनते, बाकी मौसम में नहीं पहनते थे। ये पाषाण काल हम एक एक करके सारा का सारा फिर अगले क्लास में डिफाइन करेंगे, टोटल का टोटल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण। ऐसे हम कुछ कुछ चीज़ों को कुछ मोटा मोटी अंदाज में बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य लोग, या इतिहास का वह काल जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना। कहेंगे इतिहास का वह काल, इतिहास का वह काल जिस समय, है ना, मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, है ना। केवल मनुष्य क्या होता था, मनुष्य सिर्फ खाना बदोश होते थे, है ना। मनुष्य सिर्फ खाना बदोश होते थे। खाना बदोश का मतलब होता है खाली खाने के लिए जानना, खाली खाने के लिए जानना। बात समझ में कि? तो उस समय के मनुष्य क्या होते थे, खाना बदोश होते थे, सिर्फ खाने के लिए जानते थे, है ना। तो इस समय सारे मनुष्य ऐसे ही थे, सिर्फ खाने, उनका कोई जीवन का मूल उद्देश्य नहीं होता था। सुबह उठना है और क्या करना है, अपने भोजन की तलाश में लग जाना है, ठीक है। और इनका कोई मूल उद्देश्य नहीं है, जैसे आज के लोगों में बहुत सारे उद्देश्य है ना।
मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत सारे काम करते हैं। ये सारे के सारे उद्देश्य हो जाते हैं लोगों को, ठीक है। तो मूल रूप से मनुष्यों का सिर्फ जीवन था खाना बदोश, बाकी और कोई चीज़ नहीं थे मनुष्य के लिए, है ना। आगे देखिए मध्य पाषाण काल, ये पाषाण का पूरा पाषाण काल के बाद वाला समय था मध्य पाषाण काल, है ना। तो मध्य पाषाण काल के अगर जन्म के बारे में अगर जानते हैं लोगों के बारे में, तो यह पूरा पाषाण काल के बाद आता है। यानी कि मनुष्य ने इस समय छोटे छोटे पत्थरों के हथियार बनाने के लिए सीख लिए थे, है ना। पत्थरों के हथियार क्या कर लिए थे, बनाने के लिए सीख लिया था। उसके बाद नवपाषाण काल आता है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, मध्य पाषाण काल में मनुष्यों ने दाह संस्कार की विधियां सीख ली थी, यानी कि दाह संस्कार सीख लिए थे। उससे पहले पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था कि मनुष्य मरे, कोई विधि के द्वारा उसे क्या करना, कुछ नहीं, जहाँ तहाँ छोड़ देता था। लेकिन नवपाषाण काल में मनुष्यों ने मनुष्य को दफनाना सीख लिया मरने के पश्चात। नवपाषाण काल में अगर हम बात कर लेते हैं मूल रूप से, तो इस समय कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। पशुपालन भी हो चुका था, ठीक है। हम बच्चों को क्लास में बताएं कि कृषि कैसे हो शुरू हुआ था, पशुपालन कैसे हुआ था, है ना। ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोगों ने कुछ जगह पर कुछ फल मूल कंद के अवशेष खाए होंगे, कुछ समय पश्चात दोबारा उस जगह पर आए होंगे, तो उसे ये चीज़ें एक नए पौधे के रूप में मिला होगा। तो उसे जानकर आश्चर्य होगा कि इस चीज़ से पौधे निकलते हैं। तो खेती की क्रिया इस प्रकार से प्रारंभ की। पशुपालन में लोग एक साथ झुंड में रहा करते थे, है ना। कई कबीले में रहते थे एक साथ, कई लोग कई जानवरों को ले आए होंगे। तो किसी कारण बस देखे होंगे कि इनसे कैसे एक नए बच्चे का जन्म होता कुछ दिन पश्चात में। तो लोगों ने पशुपालन की विधि भी सीख ली थी, है ना। तो हम कुल मिला के कहेंगे नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अस्थाई जीवन जीना सीख लिया था। अस्थाई जीवन जीना सीख लिया था, है ना, सीख लिया था। मनुष्यों ने क्या किया था, अस्थाई जीवन जीना सीख लिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा पाला गया कौन सा पशु था, तो मनुष्यों के द्वारा पाला गया सबसे पहला जो पशु था वो क्या था, कुत्ता था। यानी कि मनुष्यों के द्वारा पाला गया पहला जो पशु था, पहला पशु वो क्या था, कुत्ता था, कुत्ता, ठीक है। अगर और ज़्यादा जानना है तो मनुष्य ने कृषि में सबसे पहले क्या, तो मनुष्य ने कृषि में सबसे पहले गेहूँ तथा जौ, या गेहूँ और जौ, इसकी खेती प्रारंभ की थी। तो अगर पूछेगा गेहूँ और जौ की खेती की प्रमाणिकता कब और कहाँ मिली है, तो याद रख लीजिएगा गेहूँ और जौ की खेती की प्रमाणिकता हमें आज के समय में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के, है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच मिला है ना, के बीच मिला है। कब का समय है, ये खेती का प्रमाण कब का है, तो 7000 ईसा पूर्व का है। बात समझे कि नहीं। ताम्रपाषाण काल में मनुष्यों ने तांबे की वस्तुएं बनानी सीख ली थी, यानी तांबे धातु का खोज कर चुका था इन लोगों ने, है ना। अगर आपसे पूछेगा तांबे का पहला औजार बताइए, तो वो है कुल्हाड़ी का। कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो याद रख लीजिएगा इलाहाबाद के कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा से, है ना। किसका प्राप्त किया है, तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष, है ना। ये सारे एक छोटा सा परिचय, बाकी क्लास में सारा का डिफाइन करा दें। आद्य ऐतिहासिक काल में देख लेंगे, तो आद्य ऐतिहासिक काल का इसका अर्थ में हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जो, है ना, जो बातें उस समय लिखी गई आज वह पढ़ी नहीं गई है, यानी कि लिखा गया किंतु पढ़ा नहीं गया, मैंने आज के लोग इसे नहीं पढ़ पाए।
हाँ, उस समय के लोग लिखे होंगे तो ज़रूर पढ़ लिए होंगे, लेकिन आज इन बातों को, उन लिपियों को आज नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे किलाक्षर लिपि है, तो जैसे मेसोपोटामिया मोहनजोदड़ो में सिंधी लिपि का प्रयोग किया गया, तो इस चीज़ों को आज पढ़ा नहीं गया। अनुमानिकता के आधार पर बताते हैं ना, कुछ पुरातत्व साक्ष्य भी। तो इसके अंतर्गत हम कुछ सभ्यता को जानेंगे। तो बच्चों, सभ्यता भी एक शब्द है, इसका अर्थ याद रख लीजिएगा। सभ्यता वह उसे हम कहते हैं जहाँ सभ्य नागरिक रहा करते थे, है ना। जो लोग अस्थायी जीवन जीना सीख लिए थे, कृषि क्रिया सीख लिए थे, ये सब सभ्य मनुष्य था उस समय में, है ना। तो इनमें से सबसे पहला अगर हम जानेंगे तो मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता, अगर मेसोपोटामिया सभ्यता कौन से नदी के तट पर है तो याद रख लीजिएगा, दजला और फरात। मेसोपोटामिया कौन से नदी पर है? दजला और फरात। इसका मुहाना कहाँ पर है, गिरती कहाँ पर है? तो फारस की खाड़ी में गिरती है। वर्तमान में ये क्षेत्र ईरान का पड़ जाता है, ठीक है। इसमें 3 सभ्यताएं और मानी जाती है, ठीक है। बेबीलोन सभ्यता इसी में मानी जाती है, असीरियन सभ्यता इसी में मानी जाती है, ठीक है, और अक्कादियन वगैरह का यहीं का क्षेत्र था, ठीक। तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता। दूसरा में आएंगे मिस्र की सभ्यता, है ना। मिस्र की सभ्यता ये कौन सी नदी के तट पर है? तो नील नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर है? नील नदी के तट पर है। तीसरा में आते हैं चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ये कौन सा है? तो ये चीन की सभ्यता पीली नदी या वांग टी सिक्यांग, वांग टी सिक्यांग, है ना, या पीली नदी के तट पर, ठीक। और चौथी हमारी बड़ी सभ्यता, सबसे याद रख लेंगे, विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये कौन सी नदी पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये हो गया आपका आर्य इतिहास, यानी जो लिखा गया पढ़ा नहीं गया। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदी के तट पर है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर। चीन की सभ्यता वांग टी सिक्यांग या पीली। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, है ना। सिंधु नदी सभ्यता। सिंधु नदी सभ्यता, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता था। इसका पूरा क्षेत्रफल देखोगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और इसका अगर आंकड़ा और सभ्यता से तुलना करोगे तो सिंधु सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता से 20 गुनी अधिक है। कितनी? 20 गुनी अधिक है। मतलब बहुत बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता, विकसित सभ्यता। और मिस्र और मेसोपोटामिया यानी मेसो को और मिस्र को मिला देते हैं तब भी हमारी सभ्यता 12 गुनी बड़ी हो जाती है। बात समझ में? यानी कि सिंधु सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। और सिंधु सभ्यता में कई बड़े बड़े नगर खोजे गए हैं, जिसको हम 12वीं क्लास के इतिहास में फिर डिटेल से चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो का कब खोज गया। वहाँ एक अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, खेल खेल में, है ना। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगान, लोथल, धोलावीरा, सूतकांगी-डोर, ये सारे के सारे के बारे में पढ़ाएंगे। किसने कब किस तरह से खोजा, सारे के सारे बात बताएं। अब ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब है। इसमें जेन्युइन बच्चों को क्या क्या जानने के लिए सबसे ज़्यादा मिलता है? तो मॉडर्न हिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो सारा सारा चीज़ मिल जाता है ना। प्राचीन इतिहास, है ना, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आधुनिक इतिहास। इसी में आपको सारे मिल जाएगा ना। आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन में, प्राचीन इतिहास में, ये सब हर्यक वगैरह से शुरू करोगे, फिर आर्यों का आक्रमण पढ़ोगे, है ना। और फिर इसी में से आपको मुग़लों के बारे में,
गांधी युग, नेहरू युग, इन सारे के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना पढ़ाते हैं। फिर अगले क्लास में हम आप लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में एक एक करके पढ़ा देंगे। सारे के पास जितने काल हैं इन सब का डिफिनेशन लिखा देंगे। और इन सभ्यता के बारे में खैर तो 11 क्लास में बच्चों को टोटल पढ़ा ही दिए हैं, वो भी खैर 12 क्लास में ये सारा तो चल ही जाएगा सारे के सारे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।